नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेएल प्रजापति, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। आज का जो हमारा संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है जगत कृषि संदेश। खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। इस योजना के बारे में चर्चा करूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको क्यों करना चाहिए और प्रधानमंत्री फसल योजना कैसे कराएं और कौन करा सकता है, बीमा इकाई क्या है, ऋणी कृषकों के लिए और अऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने के लिए कौन कौन से अभिलेखों की आवश्यकता होती है एवं बीमा कहां से कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम राशि क्या है, ऋणमान क्या होता है, इसका कैसे निर्धारण होता है, व्यक्तिगत नुकसान होने पर आप क्या करें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बीमा दावा राशि की गणना कैसे की जाती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये तमाम बातें आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। तो किसान बंधुओं, जिस प्रकार से हम अपना स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा करते हैं, उसी प्रकार से फसलों की सुरक्षा के लिए, जोखिम की भरपाई के लिए भारत सरकार द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। पूर्व में यह योजना जो है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के नाम से जानी जाती थी। इसकी जो कमियां थी उनको दूर करते हुए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। हम कह सकते हैं कि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मतलब आप जो है फसल बीमा करा करके अपनी फसल का एक सुरक्षा कवच के रूप में इस योजना को देख सकते हैं। तो किसान बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। तो आगे की बात करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों कराएं। किसान भाइयों, क्या आपको इन कारणों से फसल हानि का सामना करना पड़ा है? प्राकृतिक आपदाएं, कीट आक्रमण, बेमौसम या चक्रवाती वर्षा, उपज हानि, फसल कटाई के बाद का नुकसान, स्थानीयकृत आपदाएं, तो चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके साथ है। खेती मानसून का जुआ कहलाती है। इसमें बहुत सारे जोखिम रहते हैं, जैसे अतिवृष्टि से फसल को नुकसान हो जाता है, सूखा की स्थिति से भी फसल को नुकसान हो जाता है और ओला पाला की कभी ओला पड़ जाते हैं, कभी पाला पड़ जाता है, कभी कीट रोग अधिक लग जाते हैं, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी प्राकृतिक आग, आकाशीय बिजली जो है गिरने से फसल जल जाती है और तूफान तथा चक्रवात जैसे जोखिमों से फसल को नुकसान होता है। इसकी भरपाई जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि फसल बीमा योजना बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र की सुरक्षा करती है? फसलों की बुवाई न कर पाने की स्थिति में, अंकुरण न होने पर भी जो है कम वर्षा अथवा विपरीत मौसम में, यदि जो है मौसम के कारण, मौसमी दशाओं के कारण बुवाई नहीं कर पाते हैं, पौधों की रोपाई नहीं कर पाते हैं, अंकुरण नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी फसलों जो है इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें जो है फसल कटाई के 14 दिन बाद तक यदि आपकी खेत में फसल, क्योंकि किसान बंधु फसल कटाई के बाद खेत में पड़े सुखाने के लिए खेत में जो है फसल को, उसके बंडल्स को जो है डाले रहते हैं, तो यदि आपके खेत में जो है फसल कटी पड़ी हुई है, उसके 14 दिन बाद तक जो है यदि आपके खेत में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे आपके ओलावृष्टि हो जाए, चक्रवात आ जाए या चक्रवाती वर्षा हो जाए, बेमौसम वर्षा होने के कारण जो है ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है, तो इसमें जो है व्यक्तिगत रूप से जो है किसान को लाभ
मिल जाता है। में स्थानीय आपदाएं आ जाती हैं, जैसे ओलावृष्टि हो जाती है या भूस्खलन हो जाता है या जलभराव की स्थिति हो जाती है, बादल फटने से जो है एकदम से बाढ़ आ जाती है, या किसी खेत के हिस्से में बिजली गिरने से के कारण जो है प्राकृतिक आग लगने से फसल को नुकसान हो जाता है। तो ऐसे जो है नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत स्तर पर बीमा की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें किस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा हैं, यदि वो आपके व्यक्तिगत खेत में नुकसान होते हैं तो आपको जो है 72 घंटे के अंतर्गत आपको टोल फ्री नंबर पर, बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, यदि मैं AIC की बात करूं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की, तो उसका टोल फ्री नंबर है 57707115। AIC बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर है। यदि मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो उसके लिए भी एक जो है सभी कंपनियों के लिए एक कॉमन टोल फ्री नंबर, इसमें कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो है 14447। तो इस नंबर पर भी आप फ़ोन से जानकारी दे करके जो है सूचना दे सकते हैं। यदि आप का टोल फ्री नंबर या फसल जो कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी यदि कॉल या फ़ोन नहीं लगता है तो आप कृषि विभाग में जा करके या बीमा कंपनी के को जो है आप सूचित करके अपना जो है सूचना दे सकते हैं। अब मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूं कि फसल बीमा कौन करवा सकता है। तो एक तो ऋणी किसान जो KCC धारक होते हैं, जो किसी न किसी बैंक से, चाहे वो सहकारी बैंक हो या जो है राष्ट्रीयकृत बैंक हो या कोई जो है प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक से आपने यदि किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो आप जो है बीमा करा सकते हैं। ये कोई भी किसान हो या बटाईदार हो या साझेदार किसान भी जो है अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। और ऋणी किसान एवं अऋणी किसानों के लिए यह जो है योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। फसल बीमा कब कराना चाहिए? क्योंकि यदि आपको खरीफ फसलों का बीमा कराना है तो इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, और यदि आपको रबी फसलों का बीमा कराना है तो इसकी अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर होती है। तो ऋणी किसान यदि अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो वह जो है अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर अपनी संबंधित बैंक में जाकर के आप जो है एक फॉर्म आता है ऑप्ट आउट फॉर्म या स्व घोषणा पत्र, आप अपना घोषणा पत्र जो है बैंक में जमा कर सकते हैं। फसल बीमा कहाँ से कराएं? आप जो है ऋणी किसान जो है वो तो अपने जो है संबंधित बैंक जहाँ से आपने ऋण लिया है वहाँ से आप बीमा कराते हैं, आपका हो जाता है। अऋणी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हो, जिस भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो, वहाँ से आप बीमा करा सकते हैं। या आप प्राथमिक शाखा सहकारी समिति जो होती हैं उनके माध्यम से भी आप बीमा करा सकते हैं। या आप CSC केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं जन सेवा केंद्र, उनके माध्यम से भी आप बीमा करा सकते हैं। या PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन अपना बीमा करा सकते हैं। इस कंपनी द्वारा अधिकृत कोई एजेंट है उसके माध्यम से भी आप जो है अपना बीमा करा सकते हैं। अब मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम कितना लगता है, तो खरीफ फसलों के लिए 2% वित्तमान का, स्केल ऑफ फाइनेंस का 2% और रबी फसलों में स्केल ऑफ फाइनेंस का 1.5% बीमा लगता है। और यदि व्यावसायिक फसलें हैं या बागवानी उद्यान की फसलें हैं तो उसके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस या ऋणमान का जो है 5% लगता है। अब मैं प्रीमियम राशि की बात करें तो ऋणमान का मैंने जैसे बताया कि खरीफ की फसलों के लिए ऋणमान का 2%, जैसे सोयाबीन का ऋणमान है 29,500, तो इसका 2% कितना होगा 590 रुपये प्रति हेक्टेयर बता रहा हूँ मैं। और जैसे धान असिंचित का जो ऋणमान है वो 24,200 रुपये है, इसका प्रीमियम 2% के हिसाब से 484 रुपये बैठता है। धान सिंचित का जो है ऋणमान जो है 35,200 रुपये है, इसका यदि 2% निकालें तो 720 रुपये बैठता है। तो ये उड़द की बात करें तो इसका ऋणमान जो है 26,400 है, इसका प्रीमियम यदि 2% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 528 रुपये बैठता है। इसी प्रकार से रबी फसलों का भी ऋणमान निर्धारित किया गया है। जैसे गेहूं सिंचित है तो इसमें जो है 36,300 रुपये इसका ऋणमान निर्धारित किया गया है।
और रबी फसलों में जो है 1.5% प्रीमियम जमा होता है। तो यदि हम 36,300 का 1.5% निकालें तो 545 रुपये होता है। इसी प्रकार से गेहूं असिंचित का ऋणमान जो है 19,800 निर्धारित किया गया है, और यदि हम इसका 1.5% प्रीमियम निकालें तो 297 रुपये आप जमा करके अपना बीमा करा सकते हैं। इसी प्रकार से चना का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो 34,300 निर्धारित किया गया है, और यदि इसका हम 1.5% निकालें तो 515 रुपये आता है। ये मैंने दमोह जिले का आपको स्केल ऑफ फाइनेंस और प्रीमियम दर बताई है। इसी प्रकार से अलग अलग जिले का अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जो है ऋणमान निर्धारित होता है। क्या ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तित करा सकते हैं एवं कब करा सकते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि किसान जब इस जो है किसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो उस समय उसके खसरे में जो है कोई अन्य फसल चढ़ी होती है। अपनी फसल का हर साल परिवर्तन कर देता है और किसान जो है वो जानकारी बैंक को नहीं देता है। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान कोई दूसरी फसल बो देते हैं और जो है बैंक में कोई रिकॉर्ड दूसरी फसल का रहता है, जिससे बीमा किसी अन्य फसल का हो जाता है, जिससे किसान को लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इसमें इस योजना के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है कि यदि किसान ने जो है फसल अपनी परिवर्तित कर दी है, कोई दूसरी फसल बो दी है, तो वो जो है अंतिम तिथि निर्धारित है, उसके 2 दिन के अंदर जो है आप संबंधित बैंक है जहां से आपने केसीसी लिया हुआ है, वहां पर आप जो है अपना बुवाई प्रमाण पत्र जमा करके या अपना स्वघोषणा पत्र जमा करके जो है अपनी फसल में परिवर्तन करा सकते हैं। क्योंकि ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु क्या क्या अभिलेखों की आवश्यकता होती है। जो ये सबसे पहला जो अभिलेख होता है वो होता है भू स्वामित्व दस्तावेज, कि उसके जो भूस्वामी के अभिलेख हैं, खसरा है, B1 है, बही आदि है, इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा जो अभिलेख है वो आधार कार्ड है। तीसरा अभिलेख जो है बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की जो है बैंक खाते का विवरण के साथ जो है प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी आपको जमा करनी है। और बुवाई प्रमाण पत्र, बुवाई प्रमाण पत्र की आपने कौन सी फसल बोई है, ये बुवाई प्रमाण पत्र कौन कौन जारी कर सकता है? ये पटवारी जारी कर सकता है, सरपंच जारी कर सकते हैं और पंच जारी कर सकते हैं, या पंचायत का कोई सदस्य जो होता है वो जारी कर सकता है। यदि बटाईदार किसान है या किराए पर ली गई भूमि है की स्थिति में उसको किसान के द्वारा जो अनुबंध किया गया है, समझौता किया गया है, या किरायानामा है, या पट्टा विलेख वगैरह इत्यादि जो है इसमें अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। और जो है एक आवेदन जो है ऑप्ट इन फॉर्म होता है जो फसल बीमा के लिए होता है, उस आवेदन को भर करके आपको जमा करना है। अब मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूं कि फसल बीमा में बीमा इकाई क्या है। तो इसमें 3 प्रकार की इकाइयां निर्धारित की गई हैं। एक तो पटवारी हल्का स्तर, एक तहसील स्तर और एक जिला स्तर। पटवारी हल्का स्तर पे उन फसलों को अधिसूचित किया जाता है जिनमें उस हल्के में यदि 50 हेक्टेयर से अधिक रकबे में कोई फसल बोई जाती है तो उसे पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित किया जाता है। और तहसील स्तर पर जो है यदि किसी तहसील में कोई भी फसल 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में यदि बोई गई है तो उसे तहसील स्तर पर अधिसूचित किया जाता है। और इसी प्रकार से जिला स्तर पर भी अधिसूचित फसलों को किया जाता है। यदि किसी जिले में जो है कोई भी फसल 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में यदि बोई गई है तो उसको जिला स्तर पर अधिसूचित किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे दमोह जिले के लिए जो फसलें हैं या पूरे मध्य प्रदेश के लिए यदि मैं बात करूं तो जो है पटवारी हल्का स्तर पर जो फसलें अधिसूचित की गई हैं वो सोयाबीन है, धान सिंचित, धान असिंचित, अरहर है, जो है बाजरा है, मक्का है। और तहसील स्तर पर जो है जो फसलें खरीफ में अधिसूचित की गई हैं वो है ज्वार है, कोदो है, कुटकी है, मूंगफली है, कपास है, तिल है। ये जो खरीफ में यदि मैं बात करूं जिला स्तर पर तो जिला स्तर पर मूंग और उड़द को अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार से रबी में जो है फसलों को अधिसूचित किया जाता है। पटवारी हल्का स्तर पर जो फसलें अधिसूचित हैं रबी में वो है चना है, गेहूं सिंचित है, गेहूं असिंचित है, राई सरसों है। और तहसील स्तर पर जो रबी फसलों में अधिसूचित फसल है वो अलसी है। और यदि जिला स्तर की बात करूं तो रबी में जो है जिला स्तर में जो है मसूर फसल को अधिसूचित किया गया है। अब इसमें बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं तो मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा
जो है अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग बीमा कंपनियों का निर्धारण किया गया है। जैसे मैं यदि दमोह जिले की बात करूं तो यहाँ पर जो है AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है को काम दिया गया है। अब मैं जो है बात करूं कि फसल बीमा के अंतर्गत दावों का निर्धारण कैसे होता है, तो अब मैं बात करता हूं कि दावा निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो यदि आप व्यापक आपदा आती है तो उसमें दावा राशि का एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से निर्धारण किया जाता है। तो इसमें दावा राशि बराबर एक फार्मूला है कि थ्रेशोल्ड उपज जिसको TY कहते हैं और वास्तविक उपज जिसे AY कहते हैं। थ्रेशोल्ड उपज माइनस वास्तविक उपज का यदि हम थ्रेशोल्ड उपज से भाग दे देते हैं एवं इसमें जो है बीमाकृत राशि जो सम इंश्योर्ड राशि है उससे यदि हम गुणा कर देते हैं तो जो है आपकी दावा राशि निकल आती है। तो इसमें जो है मैं बताना चाहता हूं कि थ्रेशोल्ड उपज जो होती है जिसको हम TY कहते हैं, थ्रेशोल्ड यील्ड, ये जो है 7 वर्षों का जो विगत 7 वर्षों का औसत निकाला जाता है। उसमें से जो है 2 वर्ष जो आपदा वाले वर्ष होते हैं जिसमें सबसे कम उत्पादन हुआ है, उन 2 वर्ष को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से 5 वर्षों का जो है उपज का औसत निकाला जाता है। और जो AY है एक्चुअल वास्तविक उपज जिसको AY कहते हैं, एक्चुअल यील्ड, ये जो है पटवारी एवं जो है कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा जो है फसल कटाई प्रयोग किए जाते हैं, उसके आधार पर जो उपज आती है उसको हम जो है जो करेंट उपज है, इस साल की उपज है, उसको हम जो है EY कहते हैं, एक्चुअल उपज जो प्राप्त होती है, वास्तविक उपज जो प्राप्त होती है। और बीमाकृत राशि क्या होती है? बीमाकृत राशि मतलब जिस राशि के से आपका प्रीमियम कटा है, मतलब ऋणमान, स्केल ऑफ फाइनेंस को ही हम बीमाकृत राशि कहते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया है, वो जैसे सोयाबीन के लिए जो है 29,500 रुपये क्या है, ये बीमाकृत राशि है। उसका जो प्रीमियम लगता है उसका 2% प्रीमियम लगता है। तो सम इंश्योर्ड आपका कितना हो जाता है, जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वही आपका सम इंश्योर्ड या बीमाकृत। बीमा दावा राशि का गणना का मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताऊं कि यदि हम जो है 2023-24 का जो है यदि हम जो है सोयाबीन की फसल में नुकसान की गणना करना चाहें तो एक उदाहरण देके मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं थ्रेशोल्ड उपज की गणना बताता हूँ कि इसमें जो है थ्रेशोल्ड उपज में क्या करते हैं अपन, 7 साल का औसत लिया जाता है। उसमें जो है जो सबसे कम उपज वाले 2 वर्ष हैं उनको अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से 5 वर्ष का औसत निकाला जाता है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम, तो 5 वर्षों की उपज का योग कर देते हैं और भाग कर देते हैं 5 वर्ष का 5 का, तो इसमें औसत निकल जाता है। मान लीजिए जो है जो मैंने उदाहरण लिया है उसमें यदि आपका जो है 5 वर्ष का औसत जो है सोयाबीन की फसल का 1416 आता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आया है। और उसमें जो है यदि वास्तविक उपज आपकी मान लीजिए कि वास्तविक उपज AY 1210 यदि आई है और सोयाबीन का स्केल ऑफ फाइनेंस 29,500 है, तो आपका दावा राशि कितना आएगी, तो जैसा कि TY कितना है 1416 है, AY कितना है 1210 है, इसमें भाग देंगे TY का मतलब थ्रेशोल्ड उपज का 1416 का और गुणा कर देंगे जो है बीमाकृत राशि यानी सम इंश्योर्ड का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है 29,500 का। तो इस प्रकार से आपकी जो राशि निकल के आती है वो 4,291 रुपये 66 पैसे आती है प्रति हेक्टेयर की। जो वास्तविक उपज है वो यदि थ्रेशोल्ड उपज से अधिक आती है तो फिर क्लेम नहीं बनता है। ये किसान बंधु बहुत सारे किसान बंधु ये सोचते हैं कि हमने बीमा करा लिया है तो क्लेम मिलना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जब आपकी जो है फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जो उपज ली जाती है आकलन होता है, यदि आपकी उपज का आकलन थ्रेशोल्ड उपज से अधिक आता है तो आपको फिर बीमा राशि का प्राप्त नहीं होती है। और यदि आपकी जो है उपज जो वास्तविक उपज है वो थ्रेशोल्ड उपज से कम आती है तब आपको जो है
बीमा देय होता है। इसकी गणना मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जो है सोयाबीन का एक उदाहरण लेकर के कि किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यदि आप जो है फसल बीमा अपना नहीं कराना चाहते हैं या जो है बीमा से बाहर होना चाहते हैं जो है, तो आप जो है ऑप्ट आउट फॉर्म उसको बैंक में, संबंधित बैंक में जो है अंतिम तिथि के 7 दिवस के अंदर आप जमा कर सकते हैं। और यदि आपने कोई फसल परिवर्तित कर दी है, अक्सर किसान करते ही हैं फसल को परिवर्तित, हर साल वही की वही फसल तो बोते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो है फसल तो परिवर्तित कर देते हैं लेकिन उसकी जानकारी बैंक को नहीं देते हैं, जिससे आपकी फसल का जो बीमा है जो बैंक के पास रिकॉर्ड रहता है उसके आधार पर बैंक कर देता है और वास्तव में आपने वह फसल बोई नहीं रहती है, तो आप जब क्लेम मिलता है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो यदि आपने फसल परिवर्तित कर दी है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपने यदि फसल परिवर्तित कर दी है तो आप संबंधित बैंक में जहां आपका केसीसी बना है वहां अंतिम तिथि के 2 दिन पहले तक आप जो है अपना जो है बुवाई प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यदि आपकी कोई तो ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी प्राकृतिक आपदा व्यक्तिगत किसान फसल में क्षति होने पर कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर पर, जो कृषि रक्षक पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है 14447, उस पर या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर जो मैंने बताया कि 1857 इस पर कॉल करके या फिर कृषि विभाग में जाकर के या बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हों या विकासखंड स्तरीय प्रतिनिधि हैं, उनके पास जाकर के आवेदन दे करके आप जो है 72 घंटे के अंदर सूचित करना है। उसमें आपको सर्वे होता है आपकी फसल का और सर्वे होने के बाद आपको तत्काल ही जो है 25% राशि आपको प्रदान कर दी जाती है और उसके बाद जो है शेष 75% राशि जो है आपको फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जो आकलन होता है उपज का, उसके आधार पर भुगतान किया जाता है। यदि आप आरणी किसान के रूप में बीमा कराना चाहते हैं तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको पावती जरूर लें और जो है ये ऑनलाइन पॉलिसी भी आप जरूर प्राप्त करें ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने इस फसल का बीमा कराया है। और यदि आप ऋणी किसान भी हैं तो बीमा कंपनी या संबंधित बैंक शाखा में जाकर के आप जो है ऑनलाइन पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं। और ऋणी कृषक अपने केसीसी की पलटी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नियम है कि यदि आपने जो है समय पर अपने केसीसी का रीपेमेंट नहीं किया है, आप यदि डिफॉल्टर किसान के रूप में घोषित हो गए हैं तो आपका बीमा फिर बैंक नहीं करेगी। तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको जो है आपकी फसल का बीमा हो जाता है, दूसरा फायदा ये होता है कि भारत सरकार द्वारा जो है यदि आप 1 साल के अंदर अपनी केसीसी की रीपेमेंट कर देते हैं, पलटी कर देते हैं, तो 3% ब्याज में अनुदान भी भारत सरकार द्वारा देती है। तो आपको जरूर किसान बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि किसान बंधु जो है बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से जो है फसलों को नुकसान झेलते हैं, तो इन सभी नुकसानों की भरपाई जो है फसल बीमा के माध्यम से की जा सकती है। तो जिन मैंने ध्यान देने योग्य बातें बताई हैं कि इन बातों का ध्यान रखते हुए आप फसल बीमा को जरूर कराएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें एवं शेयर करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद।